हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम सीटेट के लिए सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं हैं। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम है। बच्चों की गलतियां और भ्रांत धारणाएं अधिगम का अंग होती हैं। कक्षा में शिक्षक बालकों के प्रयासों की जांच करता है और वह किसी विषय विशेष पर उसकी समझ को बेहतर बनाने में प्रयास करता है, किंतु इसके बावजूद यह इस विषय की मूलभूत जानकारी के अभाव में कई गलतियां करता है, जो कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है। प्रश्न संख्या 2, संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट, एक समस्या समाधान करने वाला वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। सेकेंड, लघु वयस्क के रूप में जो सभी पक्षों जैसे आकार, संज्ञान तथा संवेग में वयस्क की तुलना से कम है। थर्ड, कोरी पटिया या खाली स्लेट जिसके जीवन के अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जाता है। थर्ड, एक निष्क्रिय प्राणी जिसे अनुबंधन के द्वारा किसी भी रूप आकार में दिया जा सकता है तथा ढाला जा सकता है। तो इस प्रश्न को देखते हैं। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, एक समस्या समाधान करने वाला एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को एक समस्या समाधान करने वाला तथा एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में देखा जा सकता है। शिक्षा का यह दायित्व होता है कि वह बालक का उस स्तर तक विकास करने में सहायक हो जिसमें बालक अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सके तथा सभी प्रकार की परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित कर सके। प्रश्न संख्या 3, अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? ऑप्शन फर्स्ट, उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार एवं प्रतिभाशाली बच्चे हैं। ऑप्शन सेकेंड, एक मुख्य दर्शक होना तथा बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना। ऑप्शन थर्ड, कक्षा को छोड़ देना तथा बच्चों को स्वयं को कार्य देना। ऑप्शन फोर्थ, सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा। अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका ऐसी होनी चाहिए जो कि सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना होना चाहिए। प्रश्न संख्या 4, ले वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदला जाता है? ऑप्शन फर्स्ट, अनुकूलन एवं संगठन। ऑप्शन सेकेंड, पुरस्कार एवं दंड। ऑप्शन थर्ड, सामाजिक पारस्परिक क्रिया। ऑप्शन फोर्थ, उद्दीपन अनुक्रिया संबंध। इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक पारस्परिक क्रिया। ले वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से सामाजिक पारस्परिक क्रिया द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदला जाता है। वाइगोत्स्की ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है? ऑप्शन फर्स्ट, विकास एक अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होता है। सेकेंड, विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। थर्ड, अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। फोर्थ, अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है। तो प्रश्न संख्या 5 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा,
विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। विकास एक व्यापक शब्द है जिसमें समृद्धि, परिपक्वता, सीखने व समझने की क्षमता इत्यादि तथ्यों का अंतर्निहित होते हैं। प्रश्न संख्या 6। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं अनुभव से सही अर्थ निकालने से व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट मानसिक मैप, सेकंड मानसिक उपकरण, थर्ड स्कीमा, फोर्थ प्रतिमान। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा, स्कीमा। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह व्याख्या करता है कि विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं कैसे विकसित होती हैं। यह प्रक्रिया के अंतर्गत बच्चे के वातावरण के तत्वों को पहचाना जाता है तथा प्रतीकों की सहायता से उन्हें समझने की कोशिश किया जाता है तथा संबंधित संदर्भ में अमूर्त चिंतन करता है। अर्थात सभी क्रियाओं से मिलकर उसके अंदर एक ज्ञान का भंडार या संज्ञानात्मक संरचना उसके व्यवहार को निर्देशित करती है। इस प्रकार पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना को स्कीमा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 7। एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है? ऑप्शन फर्स्ट बुद्धि, ऑप्शन सेकेंड समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र, ऑप्शन थर्ड साम्य धारण, ऑप्शन फोर्थ संरक्षण। जिसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र या निकट विकास का क्षेत्र। समीपस्थ विकास का क्षेत्र एक ऐसी संरचना को व्यक्त करता है जिसमें एक उचित सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु के आगे या बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले स्वयं पहुंच सकता है। वाइगोत्स्की ने इन दोनों स्तरों के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा है। इसमें बच्चे को उसकी स्वयं की क्षमता के स्तर के आगे ले जाने का प्रयास किया जाता है। प्रश्न संख्या 8। समाचार पत्रों से कहानियां एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष या महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? ऑप्शन फर्स्ट लैंगिक जेंडर रूढ़िबद्धताओं का सामना करने के लिए, लैंगिक जेंडर पक्षपात को बढ़ाने के लिए, थर्ड जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए, रूढ़िवादी या लैंगिक जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, लैंगिक जेंडर रूढ़िवादिताओं का सामना करने के लिए। प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहलबर्ग के नैतिक अवस्था को पहचानिए। अंतःकरण के स्व चयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। बताना है ये किस सिद्धांत कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की किस अवस्था में है? ऑप्शन फर्स्ट सार्वभौम नैतिक सिद्धांत, ऑप्शन सेकेंड यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, ऑप्शन थर्ड सामाजिक अनुबंध अनुविन्यास, ऑप्शन फोर्थ सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। तो प्रश्न संख्या 9 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत विन्यास। कोहलबर्ग ने सार्वभौम नैतिक सिद्धांत विन्यास की अवस्था में बच्चे दूसरों के विचारों तथा नैतिक प्रतिबंधों से स्वतंत्र होकर आंतरिक मानकों के अनुरूप व्यवहार करते हैं। इसके अंतर्गत अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? इनमें से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? ऑप्शन फर्स्ट द्वितीयक वर्तुल प्रक्रियाएं, सेकेंड सजीवात्मक चिंतन, थर्ड सुरक्षित रखने की योग्यता, फोर्थ
परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। तो प्रश्न संख्या 10 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड, सुरक्षित रखने की योग्यता। आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें जो मुख्य विशेषताएं होती हैं, इसमें अहम केंद्रिता, व्याख्या या स्पष्टीकरण की योग्यता, सुरक्षित रखने की योग्यता, क्रमबद्धता निर्मित करने की योग्यता, रूपांतरण व वर्गीकरण इत्यादि की योग्यता होती है। प्रश्न संख्या 11, जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? ऑप्शन फर्स्ट, सक्रिय विनियोजन के अर्थ निर्माण प्रक्रिया। सेकंड, कौशलों का अर्जन। थर्ड, प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन। फोर्थ, निष्क्रिय आवृत्ति प्रक्रिया। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, सक्रिय विनियोजन के अर्थ निर्माण। जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम प्रक्रिया का सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। इन दोनों का मानना है कि आयु की विभिन्न अवस्थाओं में प्रत्येक विनियोजनों के माध्यम से एक तार्किक परिणाम पर पहुंचा जा सकता है। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के सामाजिकरण की एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? ए, मीडिया। बी, विद्यालय। सी, परिवार। डी, पास पड़ोस। तो इसका जो आपके ए, बी, सी, डी ये चारों सही हैं, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ए, बी, सी, डी। प्रश्न संख्या 13, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? विशेषताएं, दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने व प्रतिक्रिया करने की योग्यता। आपको बताना है ये किसकी विशेषता है? ऑप्शन फर्स्ट, नैदानिक की। ऑप्शन सेकेंड, प्रकृतिवादी की। ऑप्शन थर्ड, अंतर व्यक्तित्व की। ऑप्शन फोर्थ, अंतरा व्यक्तित्व की। तो प्रश्न संख्या 13 का जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर्थ, अंतरा व्यक्तित्व सही हो जाएगा। हावर्ड गार्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है, जिसमें अंतर व्यक्तित्व बुद्धि भी शामिल है। इस बुद्धि की मुख्य विशेषता दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय का उचित तरीके से पता लगाना एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता है। प्रश्न संख्या 14, बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए? बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए? ए, बच्चों की गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग करना एवं नाम देना नहीं। हमें कभी भी बच्चे को अलग नहीं करना है, कभी भी बच्चे को उसके स्तर के अकॉर्डिंग बांटना नहीं है। कहीं भी अगर ये सब आपको शब्द मिले तो वो ऑप्शन आपका कभी भी करेक्ट होगा ही नहीं। फिर देखते हैं सेकंड, कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना। हाँ, आपका ऑप्शन बी होगा। देखते हैं समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों में प्रकृति के बारे में पता लगाना। बच्चों की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौती पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। तो आपका ऑप्शन आपका बी, सी, डी होगा। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, बी, सी, डी। प्रश्न संख्या 15, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षण लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है? ऑप्शन फर्स्ट, कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। नहीं। लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफ़ी अधिक होती हैं। नहीं।
लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है। नहीं, यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का उदाहरण है। आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? ऑप्शन फर्स्ट, बाह्य प्रेरणा तथा एकरूप मूल्यांकन मानदंड। सेकंड, पाठ्य पुस्तक केंद्रीय अधिगम। थर्ड, बच्चे अपनी क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। फोर्थ, मानक निर्देशन एवं मूल्यांकन। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में जो दिया है, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। आपका थर्ड सही हो जाएगा। हमें भी कभी भी मानक या फिर बच्चे को हमें निर्देशन नहीं देना है। पाठ्य पुस्तक केंद्रीय अधिगम, हमें केवल पाठ्य पुस्तक केंद्रीय अधिगम पे जोर नहीं देना है। बाह्य प्रेरणा, एक रूप मूल्यांकन मानदंड नहीं। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, विकास में व्यक्तित्व विभिन्नताओं को समझाने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन फर्स्ट, वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। आपका ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित होती है। आपका ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। यह विकास का सिद्धांत नहीं है। चलिए समझते हैं। विकास निरंतर रूप से चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें समृद्धि, प्रकृति, सकारात्मक एवं नकारात्मक व्यवहारों के रूप में परिवर्तन होते हैं। यद्यपि विकास की गति भी भिन्न भिन्न होती है, परंतु यह तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है एवं समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। अतः यह कहना कि विकास की गति एवं प्रकृति जन्म से ही निर्धारित होती है, यह कथन बिल्कुल सत्य नहीं है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं सेकंड ऑप्शन, व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। हाँ। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। हाँ। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। हाँ। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। विकास का सिद्धांत नहीं है पूछा है तो आपका नेगेटिव यही होगा। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? विशिष्ट शिक्षा योजना। सेकेंड, एकरूप निर्देश। थर्ड, मानकीकृत परीक्षण। फोर्थ, प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। विशिष्ट शिक्षा योजना। समावेशी कक्षा में विशिष्ट शिक्षा योजना सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालक जैसे अंधे बालक, मंदबुद्धि बालक, बहरे बालक तथा प्रतिभाशाली बालकों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। इस शिक्षा का निर्धारण छात्रों की बुद्धि, लब्धि, शैक्षिक स्तर व योग्यताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अधिगमकर्ता एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के संबंध में सही है? अवधानात्मक कमी अधिगमकर्ता उच्च अभिप्रेरणा लंबे समय तक अवधान बनाए रख सकते हैं। नहीं, आपका ऑप्शन फर्स्ट गलत हो जाएगा। जिनमें अवधानात्मक कमी है वह उच्च प्रेरणा या लंबे समय तक ध्यान नहीं बनाए रख सकते। दूसरा देखते हैं, श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता दृश्य सूचनाओं को समझ सकते हैं। तो आपका ऑप्शन सेकंड भी गलत हो जाएगा, क्योंकि श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता जिन्हें सुनने में परेशानी है, देखने में नहीं। देखते हैं अगला ऑप्शन, पठन अक्षमता अधिगमकर्ता धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने में कमी।
आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। पठन अक्षमता यानी जो लोग पढ़ने में जिन्हें परेशानियां होती हैं या फिर पठन अक्षमता अधिकतमकर्ता, उनमें धारा प्रवाह, पढ़ने एवं लिखने की कमी है। आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21, एक समस्या को मूल एवं अपसारित समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? ऑप्शन फर्स्ट, अधिगम आवश्यकता वाले बच्चे की नहीं, अहम केंद्रित बच्चों की नहीं, क्षतिग्रस्त बच्चों की नहीं। आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, सृजनात्मक बच्चों की। सृजनात्मक एक ऐसी अवधारणा है जिसमें उपलब्ध साधनों से नवीन वस्तु, विचार या धारणा को अंकुरित किया जा सकता है। एक सृजनात्मक शिक्षार्थी में एक प्रमुख विशेषता हो किसी समस्या के मूल एवं अपसारित समाधानों को साथ करने की योग्यता अंतर्निहित होती है। प्रश्न संख्या 22, दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट, अनेक प्रकार के लिखित कार्यों, विशेष रूप से वर्कशीट पर ध्यान केंद्रित करना। सेकेंड, स्पष्ट रूप से बोलना, छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों को अधिक मात्रा में प्रयोग करना। थर्ड, कई प्रकार के दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना। फोर्थ, स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सकें। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। दृश्य रूप से बाधित यानी स्पष्ट रूप से बोलना, जो लोग देख नहीं पाते उन्हें स्पष्ट रूप से बोलना, छूकर महसूस करने वाली सामग्री को अधिक मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, न कि उन्हें दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग जब वो देख ही नहीं सकते तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सके, नहीं, ये भी नहीं होगा क्योंकि दृश्य बाधित दिया हुआ है। अनेक प्रकार से लिखित कार्यों, नहीं, लिखित कार्य नहीं दे सकते क्योंकि जब दृश्य रूप से बाधित है तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23, सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण को एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट, प्रयोग नहीं करना चाहिए। सेकेंड, सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। थर्ड, सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। फोर्थ, कभी कभी प्रयोग करना चाहिए। तो इसका जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड करेक्ट होगा, सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। अब प्रयोग नहीं करना चाहिए तो बिल्कुल नहीं होगा। सक्रिय रूप से हतोत्साहित, हमें कभी बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना है, बच्चे को हमें प्रोत्साहित करना है, गलत हो जाएगा। कभी कभी प्रयोग करना चाहिए, नहीं, आपको ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है? ऑप्शन फर्स्ट, एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। सेकेंड, पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना। दोहराने एवं स्मरण को बढ़ावा देना। आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। उदाहरणों एवं गैर उदाहरण प्रयोग करना। आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। इसमें पूछा है कि अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है। अगर पूछता परिणित होता है तो आपकी ये तीनों ऑप्शन करेक्ट होते हैं, लेकिन पूछा है कि कौन सा परिणित नहीं है तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें भी अधिगम में दोहराना या फिर स्मरण करने पर बिल्कुल भी जोर नहीं देना है। हमें कार्य को करके यानी कि सीखने पर जोर देना है, न कि स्मरण पर या फिर दोहराने पर। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूलन नहीं हो सकता है? ऑप्शन फर्स्ट, अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करने तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं।
सेकेंड, विद्यार्थियों को जटिल, सार्थक एवं समस्या समाधान आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान किए जाते हैं। थर्ड, विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं तथा आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है। फोर्थ, शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों एवं अनुभवों को प्राप्त करते हैं तथा उनके वर्तमान ज्ञान की पुनर्संरचना तथा विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट होगा। संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता है, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। इसमें पूछा है कि क्या निगेटिव है, तो आपका निगेटिव फर्स्ट ऑप्शन ही है, बाकी आपके तीनों ऑप्शन पॉजिटिव हैं। प्रश्न संख्या 26, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए के बजाय ऑप्शन फर्स्ट, अंक लेने के लिए लक्ष्य, असफलता से बचने के लिए लक्ष्य नहीं। सेकंड, अधिगम लक्ष्य, प्रदर्शन लक्ष्य। आपका ऑप्शन सेकंड ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय अधिगम लक्ष्य के, तो आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों के अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? एक रूप एवं मानकीकृत परीक्षण नहीं, कभी भी मानकीकृत परीक्षण पे नहीं ध्यान देना है, ये आपका निगेटिव होता है, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होता। अन्वेषण एवं परिचर्चा, हाँ। सूचनाओं का संचरण। फोर्थ, दंडात्मक साधनों का प्रयोग नहीं, कभी भी दंडात्मक साधनों का प्रयोग या ऐसा कुछ ऑप्शन दिखे इससे रिलेटेड, तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो ही नहीं सकता। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अन्वेषण एवं परिचर्चा, हमें बच्चों को प्रोत्साहित करना है। अन्वेषण एवं परिचर्चा यानी बच्चों में वाद विवाद, परिचर्चा इत्यादि के माध्यम से अर्थ निर्माण को बढ़ावा दिया जा सकता है। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं? लक्ष्य एवं समय सारणी को निर्धारित करना, हाँ। बी, संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणाओं के नक्शे बनाना, उदाहरण एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, सी भी आपका करेक्ट होगा। डी, हम उम्र साथी को समझना, आपका डी भी करेक्ट होगा। और आपका ऑप्शन स्वयं से प्रश्न करना, आपका ई भी सही होगा। तो ये आपके सभी ऑप्शन करेक्ट है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी डी और ई। प्रश्न संख्या 29, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के हमें अंक देते हैं। आपका ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए समझते हैं। अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी की आंतरिक शक्ति वातावरण की विभिन्न लक्षित वस्तुओं की ओर निर्देशित करती है। अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, आंतरिक एवं बाह्य। मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं, यह एक बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है क्योंकि इसमें बच्चा अंक के लिए अपना गृह कार्य पूरा कर रहा है, न कि स्वयं की इच्छा के लिए। तो आपका यह बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 30, एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक ऑप्शन फर्स्ट, उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए। नहीं, हमें बच्चे को उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट तो होगा नहीं। सेकंड, केवल उदाहरण देना चाहिए, नहीं केवल उदाहरण नहीं देना है। थर्ड, केवल गैर उदाहरण देने चाहिए, नहीं गैर
केवल उदाहरण, जो कि उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों होने चाहिए, नहीं कि केवल गैर उदाहरण। ऑप्शन फोर्थ, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों होने चाहिए। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।